कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चक होता है और वो हैरान हो जाता है ये देख कर कि जिस आलीशान बंगले को मैंने भारी रकम अदा करके खरीदा है उसमें तो बारिश का पानी टपक रहा है। तब उसने फौरन इस चीज की तस्वीर बनाकर प्रॉपर्टी एजेंट को सेंड कर दी और अंदर ही अंदर उसको भला बुरा कहने लग गया। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिसका नाम मारिया था और वो उसके स्टूडियो में ये चेक करने जाता है कि कहीं उसके स्टूडियो में भी पानी तो नहीं आ रहा। और उसकी वाइफ मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और इस टाइम लाइव सेशन कर रही थी और अपनी डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और खुशकिस्मती से उसका स्टूडियो पूरी तरीके से सूखा हुआ था। और तभी चक की नजर कमरे के कोने में खड़ी पुरानी मॉडलिंग डमी पर गई जिसे उसकी वाइफ इतना ज्यादा पसंद करती थी कि उसे अपने साथ नए बंगले में भी ले आई। और इसके बाद चक भी बंगले के बाहर आ जाता है और देखता है कि कहीं बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी चक का एक पड़ोसी उनके पास आता है और वो इस बात से हैरान था कि आखिरकार ये बंगला बिक कैसे गया। और इन दोनों की बातचीत के दौरान उसके पड़ोसी ने एक राज खोला कि इस घर के पुराने मालिक ने इस घर में सुसाइड कर लिया था। और ये सुनकर चक पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी के एजेंट ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी चक अपने घर पर वापस आकर लीकेज की तस्वीरें दोबारा देखने लगता है और तभी वो एक तस्वीर में एक शॉटगन को नोटिस करता है जबकि उसके घर में कोई हथियार नहीं था। और ये देखकर चक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये गन आई तो आई कहां से। लेकिन अजीबोगरीब वाकई यही नहीं रुकी। अगली सुबह जब वो बंगले के गार्डन में टहल रहा था तो उसकी नजर अपनी वाइफ की उस मॉडलिंग डमी पर गई जो अजीब तरीके से गार्डन में खड़ी हुई थी। और तभी वो पड़ोसी फिर से आ गया और इस सारे मामले को देखने लगा। और तभी चक को शक हुआ कि ये मेरी बहन की शरारत हो सकती है क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी माँ की एक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी जिसकी वजह से उसकी बहन की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई। तभी चक का पड़ोसी उसे सजेशन देता है कि तुम अपनी बहन की दिमागी हालत पर थोड़ा सा ध्यान दो। और उसका पड़ोसी उसे ये भी सजेस्ट करता है कि वो पास की लाइब्रेरी में जाकर इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़े। साथ ही में वो उसे एक लोकल ग्रुप की मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट भी करता है। और तभी दोपहर होते ही चक लाइब्रेरी जाता है और वो वहाँ पर एक किताब को ढूंढ लेता है जिस किताब में उस छोटे से गांव की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और तभी चक वहाँ से जा ही रहा था और वो देखता है कि कुछ किताबें जमीन पर बिखरी हुई है और साथ ही में वो वहाँ पर एक रोती हुई लड़की को भी देखता है। और वो लड़की उसे वार्निंग देती है कि वो इस जगह की इस हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ना दिखाए वरना इसके अंजाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन चक सोचता है कि उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उन किताबों को लेकर लाइब्रेरी के काउंटर पे चला जाता है। और जब लाइब्रेरियन ने किताबें देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और वो लाइब्रेरियन भी चक को वार्न करती है कि वो इस जगह के बारे में खोज भी ना करे क्योंकि अब तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाया है। और तभी चक बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हूँ, मैं तो बस इस जगह की हिस्ट्री को पढ़ना चाहता हूँ। और चक उस लाइब्रेरियन को रोती हुई लड़की और उस जमीन पर गिरी हुई किताबों के बारे में भी बताता है। और बगल में ही बैठा लाइब्रेरियन आदमी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। और चक भी चुपचाप अपने घर लौट आता है। अब घर वापस आने के बाद चक ने किताबें पढ़ना शुरू किया जो कि 1980 की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थी। और तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और बाहर जाकर जब चक देखता है तो उसकी एक स्टूडेंट खड़ी हुई थी जिसको वो अक्सर म्यूजिक क्लास दिया करता था। चक एक म्यूजिशियन था और उसके पास ये जो लड़की आई थी वो पहली बारी इसके पास म्यूजिक सीखने आई हुई थी। और शुरू शुरू में वो स्टूडेंट काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी किचन में चक पानी लेने चला जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा हल्का हो सके। तभी अचानक पियानो की धुन पूरे कमरे में गूंजने लगी और वो सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी प्रोफेशनल इंसान की धुन हो। और चक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी स्टूडेंट तो किचन के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। और ये दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब चक वापस से पियानो के पास आता है तो बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है और चक को वो औरत नहीं मिलती है जिसके बारे में उसे स्टूडेंट ने बताया था। और वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और चक अपने घर पे बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गई हुई थी। इसीलिए चक अपने पड़ोसी की बताई गई गार्डन क्लब की मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही थी और इस मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे। और चक नोटिस करता है कि लाइब्रेरी में काम करने वाला आदमी भी इस मीटिंग में आया हुआ था
और वो लोग एक लड़की जिसका नाम हेलन फॉस्टर था उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसने हाल ही में सुसाइड करने की कोशिश की। लाइब्रेरियन बताता है कि 1980 में होने वाले उस पुराने हादसे की याद दिला रहा है जब एक औरत हेलन ने अपनी जान ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में लगातार परेशान किया जा रहा था और कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। तब इस गुस्से और दुख में हेलन ने अपने घर में ही खुद को गोली मार ली और उसके बाद से ही इस गाँव में हर साल एक मिस्टीरियस सुसाइड होती है और लोगों का मानना है कि ये सब हेलन की आत्मा की वजह से हो रहा है। और उनका मानना था कि अब हेलन का घर, जिसे अब कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था जब तक उसका सच सामने नहीं आ जाता, और ये मामला थमने वाला नहीं है। और मीटिंग धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी और इसीलिए जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया उसे पास वाले पुराने चर्च से किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। वो घबराते हुए अपने घर आया और वो अपनी बहन इजाबेल के कमरे में जाता है। इजाबेल अभी भी माँ के गुजर जाने के गम से बाहर नहीं आई और अक्सर बुरे सपने देखती थी जिसमें उसे बार बार अपनी माँ दिखाई देती थी। जब भी ऐसा होता वो चक के पास आकर अपने डर के बारे में बताती ताकि मन हल्का हो सके। इसी शाम इजाबेल के स्कूल का दोस्त उनके घर आया इजाबेल से मिलने के लिए और वो बचपन से ही इसी गांव में रहता था और उसे यहाँ की कई डरावनी कहानियों की जानकारी थी और उसने इजाबेल को हेलन की सुसाइड की पूरी कहानी काफी डिटेल में सुनाई। रात को इजाबेल जब सो रही थी तो बाथरूम की लाइट अपने आप ही जल जाती है और वो उठकर लाइट बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर जल गई। उसे लगा कि जैसे कि स्विच खराब है, इसीलिए उसने बल्ब भी उतार कर बेड के साइड के टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर से सोने की कोशिश करती है तभी कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगता है। मिस्टीरियस चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अगली सुबह जब इजाबेल की आंखें खुली तो उसने देखा कि बाहर तो सूरज निकल आया है। पहले तो इजाबेल को लगा कि ये सब सपना है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने साइड में रखे गए उस बल्ब पर गई तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी रात हुआ वो सब हकीकत थी। और इजाबेल फौरन ये बात अपने दोस्त को बताती है। तभी उसके पास भाई चक का फोन आता है जो इजाबेल को फौरन घर वापस आने को कहता है। जब इजाबेल घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी भाभी मारिया काफी घबराई हुई थी। असल में उसकी भाभी कुछ देर पहले अपने स्टूडियो में डिजाइन लाइव सेशन कर रही थी। तब कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। उसके पीछे जो डमी खड़ी थी उसका हाथ अपने आप ही हिलने लगता है। तभी उसकी भाभी की बेस्ट फ्रेंड जो कि उनकी लाइव देख रही थी वो फौरन ही उन्हें फोन करती है। तभी मारिया सोचती है कि शायद उसकी दोस्त उसे ब्राइडल ड्रेस के लिए टोकना चाहती है। तभी मारिया अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है ताकि वो उसको दिखा सके कि तुम्हारी ड्रेस तो पहले से ही तैयार है। और जब मारिया दोबारा से कैमरे के सामने बैठती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसके जो पीछे डमी मॉडल खड़ी थी वो गायब हो जाती है। पहले तो मारिया को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था कि वो डॉल हिल रही है, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त उसे बार बार मैसेज करके परेशान कर देती है, लेकिन मारिया उसकी बातों को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेती है और अपना लाइव सेशन चालू रखती है। और जब मारिया अपने डमी की ड्रेस दिखाने के लिए वहां पर जाती है और वो यहाँ देखकर शॉक हो जाती है कि वहां तो उसकी डमी मॉडल थी ही नहीं। और मारिया के पास वाले कमरे में से तेज से चिल्लाने की आवाज आती है और मारिया उस कमरे में डरते डरते जाती है। और जैसे ही मारिया उस कमरे में जाती है तो उस डमी मॉडल की हकीकत मारिया को पता लग जाती है। और जब ये सारी बात चक सुनता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए घर पर जल्दी से जल्दी आ जाता है और चक और मारिया ने मिलकर उस डमी को जला दिया। और चक मारिया को बताता है कि इस बंगले का पिछला मालिक यहाँ पर सुसाइड कर चुका है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बुरी ताकत मौजूद हो। और ये दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि इस बंगले को मिलकर छोड़ देंगे। इजाबेल को कहा जाता है कि वह अपनी सारी चीजें समेटकर कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए और तब इनकी मदद करने इजाबेल का दोस्त भी वहाँ पर आ गया। इसी दौरान उसके दोस्त की नजर दीवार पर लटकी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें इजाबेल और उसकी मॉम साथ में थी और उसने इजाबेल को चौंका देने वाली बात बताई। कहा कि इसमें तुम्हारी माँ वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसी तुमने बताई थी। तस्वीर में तुम्हारी माँ और मौजूदगी में बिल्कुल अलग लग रही हैं। और इजाबेल चौंक गई और फौरन बताती है कि मेरी माँ तो कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। पर यह सुनकर उसका दोस्त भी हैरान रह गया क्योंकि उसने कुछ समय पहले उसकी मॉम को घर में चलते फिरते देखा था। इस उलझन को दोनों ही सोच रहे थे कि नीचे किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। घबराते हुए दोनों नीचे पहुँचे, लेकिन नीचे उतरते ही घर का माहौल जैसे पूरी तरह बदल चुका था। कमरे में ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई
थी और हवा भी बहुत अजीब तरीके से चल रही थी। उसका दोस्त यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो किसी बहाने से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो गया, इजाबेल को अपने पीछे से किसी का हल्का सा नाम पुकारने की आवाज आती है और डरते डरते इजाबेल ने पीछे मुड़कर देखा और उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक मारिया आ गई और उसे रोकने लगी, लेकिन इजाबेल कहती है कि मैं इस मिस्ट्री का पता लगा कर ही रहूंगी। फिर दोनों घबराते हुए अपने अपने कमरों में भाग जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही मारिया के कमरे से चीखने की आवाज आती है और इजाबेल भागकर उसकी तरफ गई और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मारिया बुरी तरह से डर चुकी थी और वो रोते रोते इजाबेल के कमरे में आ जाती है। उसके चेहरे पर खौफ था और नाक से खून भी बह रहा होता है, लेकिन उसे खुद पर होश नहीं था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब माहौल कुछ शांत हुआ तो इजाबेल का दोस्त वापस लौट आता है। उसके हाथ में पुराना नक्शा था। उसने बताया कि 1923 के प्लैनेट्स की किताब और शहर के मौजूदा नक्शे को मिलाकर मैंने एक बहुत पुरानी जगह का सही पता खोज निकाला है और नाम है 825 फॉरेस्ट रोड, जो इस कहानी का भी नाम है। और चक अब तय कर चुका था कि उस इंसान से वो खुद जाकर बात करेगा जिसने कि उसकी वाइफ के साथ धोखा किया, और इजाबेल भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है। तभी बाहर एक एजेंट आ जाती है जो एक एड शूट के लिए मदद मांगने आई थी। चक को तो उस जरूरी काम से फौरन बाहर जाना था। मारिया, जिसकी हालत पहले से नॉर्मल थी, वह एजेंट की मदद के लिए रुक जाती है। इजाबेल को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त को मारिया के साथ ही रुकने को कहा, जबकि चक और इजाबेल एक साथ उस पुराने एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में चक कहता है कि अगर ये वही घर निकला ना तो मैं घर को आग लगा दूंगा, जबकि उधर मारिया एड शूट में एजेंट की मदद कर रही थी। लेकिन अचानक से एजेंट कोई अजीब सी अनजान जुबान में बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ चक और इजाबेल अब एक घने जंगल से गुजरते हुए एक खंडर जैसे घर में पहुंच जाते हैं और इजाबेल धीरे धीरे से ऊपर जाती है और देखती है कि ये हवेली तो बिल्कुल चक के घर जैसी है। तभी किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरती है। इसी टाइम मारिया, जो घर पर थी, अचानक से 1980 के पुराने वाक्य की बातें करने लगी। वो कहती है कि मेरी बेटी को स्कूल में बुरी तरह से तंग किया गया था। उसने कई बार लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। असल में उस औरत की आत्मा जिसने सुसाइड किया था, यानी कि हेलेन, वो पूरी तरह से मारिया की बॉडी में समा चुकी थी। दूसरी तरफ चक को जमीन के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उसमें बहुत सारे लेटर्स थी जो स्कूल को लिखी गई थी और ये लेटर एक ही औरत के हाथ के लिखे हुए थे, लेकिन ये सारे के सारे वापस लौटकर आ गए थे और उसके घर का पता भी इस लेटर पर लिखा हुआ था। और चक को एहसास होता है कि पहले वाले घर का एड्रेस और इस घर का एड्रेस यानी कि 825 फॉरेस्ट रोड एक ही जगह है और यही वजह है कि आत्मा इस घर में आती है, क्योंकि यह कभी उसका हुआ करता था। और चक डरता हुआ ऊपर जाता है इजाबेल को लेने के लिए, क्योंकि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना था। लेकिन इजाबेल एक ही जगह चुपचाप खड़ी हुई थी। उधर इजाबेल के दोस्त को भी यकीन हो गया था कि मारिया में कुछ अजीब हो रहा है। उसने जानबूझकर उससे उनकी बेटी का नाम पूछा और तभी अचानक मारिया जोर से चीखने लगी और पागलों की तरह हंसने लगती है। कुछ लम्हे बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इजाबेल के दोस्त को लगा कि आत्मा जा चुकी है, लेकिन उधर इजाबेल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई और एक इनविजिबल हाथ ने उसके कंधों को पकड़ लिया था। चक ने ये देखा तो वो भागकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने जल्दी से इजाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से किसी इनविजिबल ताकत ने दोनों को पुराने कमरे के अंदर खींच लिया और हमें पता लगता है कि उस औरत की आत्मा यानी हेलेन की आत्मा ने इजाबेल और जक को भी अपना शिकार बनाकर मार डाला है। और ऐसा वो उस टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए कर रही थी, क्योंकि उस टाइम टाउन वालों ने उसकी कोई भी मदद नहीं की थी। चाहे कोई बेकसूरी क्यों न हो, जो कोई टाउन में आता है उसकी मौत पक्की होती है। हेलेन सबके साथ अलग अलग तरीकों से खेलकर उनकी जान लेती है। ऐसा वो जब तक करती रहेगी जब तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती और उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल जाता। और इस भयानक एंडिंग के साथ ही इस मूवी की कहानी भी खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।